इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए जिन्हें कि मंगल ग्रह पर अपनी रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। ये पूरे 8 एस्ट्रोनॉट्स की टीम होती है जो कई महीनों से मंगल ग्रह पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। इस पूरे मिशन का गोल था कि मंगल ग्रह पर जाकर पता करना कि वहाँ कोई लाइफ फॉर्म या फिर जीव मौजूद है कि नहीं, या फिर आने वाले समय में इंसानी सभ्यता वहाँ डेवलप कर सकती है कि नहीं। इन्हीं चीजों के बारे में वो सभी एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों से रिसर्च कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात होती है कि यहाँ अब 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन अब तक उन सभी एस्ट्रोनॉट्स को कोई भी आसार नहीं मिले थे लाइफ फॉर्म होने के। उन्हें यही लग रहा था कि शायद मंगल ग्रह पर ऐसे कोई जीव रहते ही नहीं है और ये इंसानों के लिए पूरी खाली मौजूद है। यहाँ का वातावरण भी पृथ्वी से बहुत ज्यादा अलग है, तो इंसानों को यहाँ पर सेटल होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब हमें एक रोवर दिखाई जाती है जिसके अंदर विंसेंट नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपने एक साथी के साथ बैठकर आगे जा रहा था। मिशन का टाइम पीरियड शायद से खत्म हो चुका था और अब उनके पास सिर्फ एक ही दिन होता है जिससे कि वो पृथ्वी पर वापस लौट जाएंगे। विंसेंट अपने उस साथी के साथ किसी बायोलॉजिस्ट को लेने जा रहा होता है जो साइट के ऊपर काम कर रही थी। अब जैसे ही विंसेंट और उसका साथी आगे बढ़ते हैं तो अचानक धूल का तूफान आने लगा। इस तरीके के रेतीले तूफान मार्स की जमीन पर बहुत कॉमन माने जाते हैं, लेकिन विंसेंट और उसका साथी डरते नहीं क्योंकि उनका जो रोवर था उन्हें इन्हीं तरीके के तूफानों से बचने के लिए बनाया गया होता है। विंसेंट और बाकी सारे आगे बढ़ने लगते हैं। विंसेंट तो लगातार अपना रोवर लेकर आगे बढ़ता ही रहा उस बायोलॉजिस्ट के पास। वो बायोलॉजिस्ट उसी साइट के ऊपर अपनी रिसर्च कर रही होती है, लेकिन उसे कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। बायोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है क्योंकि उन्होंने हर एक दिन काम में लगा दिया था और अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मंगल ग्रह की जमीन पर नहीं मिले हैं। निराशा होने पर विंसेंट और वो सभी लोग वहां पहुंचते हैं और वापस अपने बेस सेंटर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हमें तो वहां बेस सेंटर पर दिखाया गया जहां पूरी टीम के कैप्टन और कई सारे लोग मौजूद थे। सभी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिला और अब तो उन्हें मंगल ग्रह की ऑर्बिट में जो स्पेस स्टेशन मौजूद था वहां से सिग्नल भी आ जाते हैं। उन सिग्नल्स में साफ साफ लिखा था कि सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी तैयारी कर ले क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट उन्हें लेने के लिए आ रहा है। यानी उनका मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका था और वो वापस पृथ्वी पर रवाना कर दिए जाएंगे। उस हिसाब से ही अब सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी तैयारी करने लगे। अब यहाँ मार्को नाम का एक एस्ट्रोनॉट अपने कंप्यूटर पर कुछ अजीब चीज देखता है। उसने अब तुरंत ही कैप्टन से जाकर कह दिया कि उसे वापस साइट पर जाना होगा क्योंकि उसने एक डिवाइस को ऑन ही छोड़ दिया है। उसे प्रॉपर बंद नहीं किया गया तो पावर सप्लाईज खत्म हो सकते हैं। लेकिन कैप्टन तो बोलने लगा कि अब तो हमें वापस जाना है तो उस डिवाइस का कुछ मतलब नहीं। लेकिन मार्को उन्हें समझा देता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है सारी चीजों को बंद करके जाना। बहुत ज्यादा जिद करने पर मार्को को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ एक और एस्ट्रोनॉट को भेजा गया था। वो दोनों अब अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहनकर बाहर निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पर विंसेंट, उसका साथी और बायोलॉजिस्ट अंदर आने लगे थे। अंदर आने पर बायोलॉजिस्ट ने मार्को से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब मार्को बताता है कि साइट पर एक डिवाइस ऑन रखी गई है, उसे मैं बंद करने जा रहा हूँ। इस मोमेंट से बायोलॉजिस्ट को मार्को के ऊपर शक हो गया था। बायोलॉजिस्ट यही सोच रही थी कि एक छोटे से डिवाइस को बंद करने के लिए मार्को उतना दूर क्यों जा रहा है। मार्को तुरंत ही अपने उस साथी के साथ निकल गया था साइट की तरफ। यहाँ बेस कैंप में शक के कारण बायोलॉजिस्ट लगातार मार्को का कंप्यूटर चेक कर रही होती है। थोड़ी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद बायोलॉजिस्ट पूरी तरीके से शॉक हो गई क्योंकि मार्को ने उनकी साइट के थोड़े ही पास के अंदर एक लाइफ फॉर्म ढूंढ निकाला था जिसके बारे में वो सभी यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे। यानी ऐसे लाइफ फॉर्म जो मंगल ग्रह की जमीन पर कई सालों से मौजूद है। बायोलॉजिस्ट अपने बाकी साथियों को ये बात बताती है और उन्हें ये नहीं समझ रहा था कि मार्को आखिरकार उनसे ये बात छुपा क्यों रहा है। उसे ये चीजें बाकी टीममेट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। सभी एस्ट्रोनॉट को फिगर आउट करने पर यही पता चला कि शायद मार्को सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है। इसी वजह से उसने किसी को भी नहीं बताया और खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करने चला गया। अब यहाँ पर जल्द से जल्द कैप्टन और बाकी लोग मार्को को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके रोवर में था, लेकिन रोवर में मार्को नहीं बल्कि उसके साथ गया हुआ एक दूसरा साथी होता है। मार्को तो अपने साइट की तरफ बाहर निकल के उन सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है और उसने तो बड़ी बारीकी से वो सैंपल्स कलेक्ट भी कर लिए थे जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सैंपल्स मौजूद होते हैं। ये चीजें मार्को ने किस तरीके से डिस्कवर की उन्हें नहीं समझ रहा था, पर ये एक इन्वेंशन से कम नहीं है। अब यहाँ पर मार्को जब उन्हीं सैंपल्स को अपने पास रख रहा होता है तभी वो पूरी जगह अचानक से टूटने लगी और वो नीचे गिर जाता है। मार्को बहुत बुरी तरीके से इतनी गहराई में गिर चुका था। मार्को का साथी जैसे ही ये देखता है तो वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने तो अपने बेस कैंप में भी सब कुछ बता दिया होता है कि कैसे मार्को खतरे में है। थोड़े समय के बाद कैप्टन और कायला नाम की एस्ट्रोनॉट वहां आ जाते हैं मार्को को देखने के लिए, पर मार्को तो अब उस गहराई के अंदर गिर चुका है। कायला यहाँ पर मार्को के बहुत ज्यादा क्लोज
क्लोज थी और वो उससे पसंद भी करती थी। दोनों का एक अच्छा रिलेशन भी चल रहा था। इस वजह से मार्को के अंदर गिरने का ज्यादा सदमा कायला को लगा होता है। कायला तो कैप्टन से यही कहने लगी कि हमें मार्को की मदद करनी चाहिए, लेकिन पूरी सिचुएशन को देखने के बाद कैप्टन यही कह रहे थे कि इतनी गहराई के अंदर गिरने के बाद शायद मार्को बचा नहीं होगा, लेकिन अभी उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि वह अंदर जाकर मार्को को बचा सके। तो उन्हें बेस कैंप पर ये खबर करना होगा और मदद मंगवानी पड़ेगी जिससे कि मार्को को बाहर निकाला जा सके। कैप्टन कायला को वापस बेस कैंप में जाने के लिए कह रहा था, लेकिन कायला के इंस्ट्रक्शन साफ थे कि वो यहीं पर रुककर मार्को के बाहर निकलने में मदद करेगी। तब तक कैप्टन और उसके बाकी सारे साथी मदद लेकर आ जाएं। कैप्टन ने कायला को बहुत समझाया पर वो समझने वालों में से नहीं थी। इसी वजह से कैप्टन और उसके साथी को वापस बेस कैंप की तरफ आना पड़ा। कैप्टन बहुत ज्यादा निराश थे और उन्होंने ये खबर अपने बाकी क्रू मेंबर्स को सुनाई। सभी को तो अब यही लगने लगा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मार्को की जान नहीं बची होगी। जब ये चीजें उनके मेन कमांड बेस सेंटर पर पता चलती हैं, तो उनका एक एम्प्लॉय सभी को बताने लगा कि तुम सभी को जितने भी इक्विपमेंट चाहिए तुम लेकर जाके मार्को की बचाने की कोशिश करो। अगर मार्को जिंदा है तो उसे लेकर आ जाओ, नहीं तो अगर मर गया तो उसकी डेड बॉडी को भी रिकवर करना जरूरी होगा। जिसके बाद वो सभी इस लाइफ फॉर्म वाली खोज को अनाउंस कर देंगे पूरे पृथ्वी के लोगों के सामने। अब इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर मिलने के बाद कैप्टन कई सारे लोगों के साथ निकल पड़ता है मार्को को बचाने के लिए। उनके बेस कैंप में बायोलॉजिस्ट और एक और एस्ट्रोनॉट मौजूद होता है जो उन सभी को गाइड लगातार करता रहेगा। अब हमें कायला दिखाई गई जो कि लगातार मार्को को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो उस बड़े से गड्ढे के सामने जाकर देख रही थी कि मार्को वहाँ मौजूद है कि नहीं, पर अफसोस वहाँ अजीब तरीके की फॉग के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कायला के पास तो कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि वो अंदर जा सके, इसीलिए फिलहाल वो अपने रोवर में जाकर बैठ जाती है। कायला प्रे कर रही थी कि प्लीज मार्को बच जाए और वो दोनों आगे की जिंदगी साथ गुजार सके, लेकिन अगले ही मोमेंट में उसके रोवर पर किसी ने दस्तक दी। वो नॉक कर रहा था जैसे कि उसे जबरदस्ती अंदर आना था। कायला ये चीजें देखकर तुरंत ही वहां चली गई और दरवाजा खोलकर चेक करने लगी। अगले ही मोमेंट में वो जो देखती है, कायला के होश उड़ गए थे। इतनी घिनौनी चीज उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखी। कायला बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है जैसे कि उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया हो और वो सीन वहीं पर ब्लैंक हो जाता है। थोड़े समय के अंदर कैप्टन विंसेंट और कई सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंच गए होते हैं सारी चीजें अच्छी तरीके से संभालने के लिए। कैप्टन और विंसेंट सीधा उस गड्ढे की तरफ देखते हैं कि मार्को उन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं। वहीं बाकी दो एस्ट्रोनॉट्स उस रोवर में जाकर चेक करने लगे कि कायला कहां पर है। अफसोस की बात ये थी कि रोवर पूरा खाली होता है और कायला भी वहां मौजूद नहीं थी। इन चीजों के बारे में सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि कहीं कायला मार्को को बचाने के लिए इस गुफा के अंदर तो नहीं चली गई। तो इसी रीजन से विंसेंट डिसाइड करता है कि वो एक रस्सी की मदद से नीचे जाएगा और चेक करेगा कि वो लोग कहां पर मौजूद हैं। विंसेंट धीरे धीरे उस गहरे गड्ढे के अंदर जाने लगा। बाकी सभी लोग विंसेंट की मदद कर रहे थे। अब जब विंसेंट थोड़ा ट्रेवल करने के बाद सतह पर पहुंचता है तो उसने नोटिस किया कि एक अजीब तरीके का बैक्टीरिया पत्थरों के ऊपर बढ़ रहा है। इस बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी क्योंकि अभी अभी ये डिस्कवर किया गया था। आखिर ये चीजें लाइफ फॉर्म से कैसे कनेक्टेड हैं, विंसेंट को नहीं समझता। फिलहाल के लिए वो मार्को और कायला को ढूंढने में बिजी हो गया था। कई घंटों तक अपनी रिसर्च करने के बावजूद भी विंसेंट को कुछ भी नहीं मिला होता। कैप्टन और बाकी सब अब विंसेंट को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं क्योंकि अब उस गहराई में जाने का कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ बाकी एस्ट्रोनॉट्स कैप्टन को एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे थे कि किन्हीं दो लोगों के पैरों के निशान हमारे मेन बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये सीधी बात थी कि यहाँ मार्को और कायला के अलावा और कोई भी नहीं था, तो वही दोनों यहाँ से बाहर निकलकर अपने बेस कैंप की तरफ गए रहेंगे। लेकिन कैप्टन और बाकी लोगों को ये नहीं समझता कि वो रोवर से क्यों नहीं गए, उन्होंने पैदल जाने का रास्ता क्यों चूज किया। वहीं अब बेस कैंप के अंदर बायोलॉजिस्ट और बेन मौजूद थे जिन्हें की एक अलर्ट आने लगा। वो सिस्टम पर चेक करते हैं तो पता चला कि कोई दो एस्ट्रोनॉट्स उनके करीब आ रहे हैं। बायोलॉजिस्ट और बेन को लगता है कि शायद ये मार्को ही होगा जो यहाँ पर अब आ चुका है। बायोलॉजिस्ट और बेन यही सोच रहे थे कि ये उनके ही साथी हैं, तो वो उन्हें अंदर आने की परमिशन देने लगे। बेन जब मिरर के थ्रू देखता है तो ये मार्को ही था, इसीलिए उसने अब ये दरवाजा ओपन करके मार्को को अंदर ले लिया। लेकिन जब बेन मार्को का चेहरा देख रहा था तो वो पूरा डर जाता है क्योंकि कहीं से मार्को इंसान तो नहीं लग रहा था। उसका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था और अंदर के स्केलेटन्स दिख रहे होते हैं। बेन यहाँ पर मार्को से पूछने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मार्को बेन के ऊपर हमला कर देता है। मार्को का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो गया था और
और ऐसा लगता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। मार्को ने एक ड्रिलिंग मशीन निकाली और सीधा बैन के पेट में मारने लगा। बैन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो पूरा लहूलुहान हो गया था। मार्को के अंदर मानो किसी ने जादू कर दिया है जो अपने ही साथियों को मार रहा था। बैन की हालत खराब थी, लेकिन उसने सही समय पर अलर्ट अलार्म बजा दिया था। अब ये अलार्म सुनने के बाद बायोलॉजिस्ट भी बाहर आ जाती है देखने के लिए, लेकिन अब उस जगह पर कायला की भी एंट्री हो चुकी थी जो सेम टू सेम मार्को के जैसा एग्रेसिव हो चुकी होती है। कायला का भी चेहरा एकदम से काला पड़ चुका था और उसने जैसे ही बायोलॉजिस्ट को देखा तो वो उसे मारने चली आई। बायोलॉजिस्ट भी अपनी जान बचाकर किसी दूसरे चैम्बर की तरफ भाग रही थी। अब उनके साथियों को ये क्या हुआ उन्हें कुछ समझता ही नहीं। यहाँ बायोलॉजिस्ट कायला को लगातार बीट करते हुए दूसरे कमरे में चली गई थी और बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि उसने बहुत ही चालाकी से कायला और मार्को को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। बायोलॉजिस्ट बाहर की तरफ थी और उन्हें देख रही होती है कि वो कितने खूंखार हो चुके हैं। सामने आने वाले किसी भी इंसान को जैसे कि वो कच्चा चबा जाएंगे। थोड़े समय के अंदर उस बेस कैंप के पास कैप्टन आ चुके थे जिन्हें अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। इसीलिए फिलहाल उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकियों को बाहर खड़ा कर दिया और अंदर देखने चले आए। कैप्टन जब नोटिस करते हैं तो चारों तरफ उन्हें खून ही खून दिखाई दे रहा था। थोड़ा और अंदर आने के बाद उन्हें बायोलॉजिस्ट दिखाई जाती है जो उसी चैम्बर के बाहर मौजूद थी जहां पर मार्को और कायला कैद हुए होते हैं। बायोलॉजिस्ट को इतना डरा हुआ देखकर कैप्टन उससे पूछते हैं, तब जाकर बायोलॉजिस्ट ने उन्हें ये चीज दिखाई। कैप्टन शुरुआत में तो इस पे मान नहीं रहे थे, तो मार्को और कायला की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके चेहरे एकदम काले पड़ चुके होते हैं और वो काफी एग्रेसिव थे। कैप्टन अब उनके हरकतों को देखकर इतना ज्यादा डर गए क्योंकि वो सारी चीजों को तबाह कर रहे थे। अब कैप्टन सीधा बायोलॉजिस्ट से कहता है कि हमें सभी को लेकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हम पर हमला करके घायल कर सकते हैं। कैप्टन की बात सुनने पर बायोलॉजिस्ट सारा सामान और अपना एस्ट्रोनॉट सूट पहन लेती है जिससे कि वो बाकियों के साथ एक दूसरे बेस कैंप में जा सके। अब यहाँ बायोलॉजिस्ट तो आगे बढ़ चुकी थी, पर जब कैप्टन आगे जाते हैं तो मार्को वो दरवाजा तोड़कर आ चुका था। मार्को ने अब सीधा कैप्टन के ऊपर हमला कर दिया और उसे बुरी तरीके से काटने लगा। कैप्टन बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं, पर उन्हें पता था कि यहाँ पर रुकना मतलब उनकी मौत पक्की है। इसीलिए वो बड़ी हिम्मत करके उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं और मार्को को वहीं फंसा देते हैं। बायोलॉजिस्ट और उनके साथ मौजूद बाकी सारे एस्ट्रोनॉट कैप्टन की हेल्प कर रहे थे वहां से दूर जाने में। कैप्टन को इतनी चोट लगी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बाकी एस्ट्रोनॉट ने भी जब उस बेस कैंप के अंदर देखा तो वो भी चौंक गए और यहाँ से दूर जाने का ही डिसाइड किया। जल्द से जल्द वो अपने एक दूसरे बेस कैंप में पहुंचते हैं जो कि वहां से थोड़ी ही दूरी पर था और उनके बॉडी पर लगे हुए जख्मों का इलाज करने की कोशिश की जाने लगी। उनमें से एक एस्ट्रोनॉट डॉक्टर भी होती है जो कैप्टन का पूरा ख्याल रख रही थी। कैप्टन तो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि वो सारी चीजें भूल रहे हैं। उनके बॉडी में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं जो वो अंदर ही अंदर महसूस कर पा रहे थे। वहां पर उनके सारे मेंबर्स तो मौजूद थे, पर अब कैप्टन ने उनके एक साथी का गला काटना स्टार्ट कर दिया। रीजन यही होता है क्योंकि मार्को ने कैप्टन को काट लिया था और उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। यानी ये सारा का सारा काम उसी बैक्टीरिया और लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है जिसे कि मार्को ने वहां पर एक्सप्लोर किया था। जो भी इन्फेक्टेड इंसान दूसरों को काटेगा या फिर उन्हें छुएगा तो ये वायरस उनमें भी चला जाएगा। यहाँ सभी पूरी कोशिश करते हैं कि कैप्टन को अच्छे कंडीशन में रखा जाए और उनका एग्रेसिवनेस कम कर दिया जाए, लेकिन कैप्टन तो मान ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर तक तो कैप्टन इसी तरीके से तड़पते रहे, लेकिन अगले ही मोमेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। सारे एस्ट्रोनॉट्स को जब ये पता चला तो वो एकदम से उदास हो गए। सभी एस्ट्रोनॉट्स को जब ये पता चला तो वो बहुत उदास हो गए और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन बायोलॉजिस्ट और सभी लोग जल्द से जल्द कैप्टन के हाथ पर बांध देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये इन्फेक्टेड है। इस वायरस से इन्फेक्टेड इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है, जैसा कि उन्होंने मार्को की बॉडी में देखा था। अब अचानक उन्होंने कैमरे की मदद से देखा कि मार्को और कायला पहले वाले बेस सेंटर के आधी पार्ट को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल चुके हैं। अगर उन्हें इस दूसरे बेस कैंप के बारे में पता चल गया तो वो इसे भी डिस्ट्रॉय करने आ जाएंगे। उसने कहा कि वो एक टनल के रास्ते से पहले वाले बेस कैंप की तरफ जाएगा और वहां सुपर कंप्यूटर की मदद से सिग्नल भेजेगा ऑर्बिट कर रहे हुए स्पेस सेंटर में। उसी जगह से ये सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सकता है जिससे उन्हें रेस्क्यू मिशन भेजा जाए जल्द से जल्द। सभी को विंसेंट का ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए विंसेंट बिना देरी किए उस टनल के रास्ते से दूसरी तरफ जाने लगा। वहीं अब बाकी एस्ट्रोनॉट इन्फेक्टेड हुए कैप्टन की बॉडी में कई सारे ब्लड सेल निकालकर चेक कर रहे होते हैं। माइक्रोस्कोप से जूम करके देखने के बाद पता चला कि इसके अंदर तो कई सारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं और ये बैक्टीरियाज उसी लाइफ फॉर्म से मैच कर रहे थे जिसे मार्को ने एक्सप्लोर किया था। यानी ये उसी लाइफ फॉर्म की वजह से हो रहा है जो मंगल ग्रह पर इतने सालों से मौजूद था। इन बैक्टीरियाज का असर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इनकी फंक्शनिंग देखने पर पता चला कि सबसे पहले ये लाइफ फॉर्म इंसानों की यादों को मिटाते हैं और उन्हें बुरी तरीके से खत्म करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। यही रीजन था कि इन्फेक्टेड होने वाला कोई भी इंसान अपने साथियों को भी नहीं छोड़ता।
अब उन्हें जल्द से जल्द इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये फैलता ही जाएगा। सारे एस्ट्रोनॉट्स मिल जाते हैं और उसकी सैंपल कलेक्ट करते हुए उसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करते हैं। कई मिनटों तक ट्राई करने के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बना लिया था। एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए वो कैप्टन की बॉडी में इंक्लूड करते हैं और थोड़ी देर में ही पता चला उनका ये एंटीडोट काम कर रहा है, क्योंकि अब जितने भी कैप्टन के बॉडी में वो बैक्टीरिया थे वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश था और वो इसी एंटीडोट को इम्प्रूव करने लगे। हमें अब यहाँ विंसेंट को दिखाया गया जो दूसरे बेस कैंप में पहुंचकर सुपर कंप्यूटर से मैसेज भेजने की कोशिश करता है। उसका मैसेज सेंड भी होने लगा था ऑर्बिटर की तरफ, पर अचानक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बंद चालू होने लगी। पावर सप्लाई पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। अब इसका रीजन क्या है विंसेंट यही पता करने लगा है, इसीलिए वो थोड़ा बाहर चैम्बर की तरफ जाता है। पर उस जगह पर कोई और नहीं बल्कि बेन था, जिसके ऊपर शुरुआत में मार्को ने हमला करके इन्फेक्ट कर दिया होता है। बेन के ऊपर भी अब वो लाइफ फॉर्म एक्सेस कर चुके थे और उसके दिमाग को अपनी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। बेन ने जैसे ही यहाँ पर विंसेंट को देखा तो वो उसके ऊपर कूद पड़ा हमला करने के लिए। आवाज सुनकर तो मार्को और कायला भी वहाँ पर आ जाते हैं। विंसेंट तुरंत इस खतरे के बारे में बायोलॉजिस्ट को बताता है। बायोलॉजिस्ट और बाकी लोगों ने एक अलार्म जारी कर दिया था जिससे कि विंसेंट को रेस्क्यू किया जा सके। मार्को और कायला तो आवाज सुनकर उस दूसरे बेस कैंप पर भी हमला करने चले आते हैं। अच्छा मौका देखकर बायोलॉजिस्ट और उसके साथियों ने ऑक्सीजन चैम्बर में बुलाकर उन दोनों के ऊपर एंटीडोट फेंकना स्टार्ट किया। एंटीडोट की वजह से मार्को और कायला बहुत कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। विंसेंट और टनल के रास्ते से बाहर निकलकर उस दूसरे वाले बेस कैंप में आ चुका था जहाँ बाकी एस्ट्रोनॉट्स थे। बायोलॉजिस्ट तो विंसेंट की मदद कर रही थी बाहर निकालने में, लेकिन पीछे से वो इन्फेक्टेड बेन भी आ चुका था। बेन विंसेंट का पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बायोलॉजिस्ट उसके ऊपर एंटीडोट फेंकते जा रही थी। विंसेंट अपने दो एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ वहां से जाने लगा और बायोलॉजिस्ट वहीं रुककर बेन को नीचे ढकेलती है। अब यहाँ एक पायलट को लगने लगा होता है कि बायोलॉजिस्ट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो वो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए दरवाजे को ही बंद कर दे रहा था। बायोलॉजिस्ट को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और वो इन्फेक्टेड बेन बायोलॉजिस्ट को पकड़कर मार देता है। विंसेंट और उसके साथ बचे हुए सभी लोग बाहर निकल ही रहे थे, तभी मार्को जो जमीन पर पड़ा था वो पायलट के एक साथी को घायल कर देता है। वो बहुत ज्यादा चोटिल हो गई थी, पर वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ते हुए रोवर के अंदर बैठ जाते हैं। विंसेंट तो पायलट के साथी को ठीक कर रहा था और उसे एंटीडोट भी प्रोवाइड करता है जिससे उसके बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। पायलट ने तो साफ कह दिया कि इस रोवर में उतनी ज्यादा पावर नहीं मौजूद है। थोड़े ही दूरी पे जहाँ वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी रोवर में बाकी पावर्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले हमें वहां जाना होगा। बिना देरी किए अब रोवर लेकर सभी आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें पता चला कि उनके ही कई सारे साथी जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं। यानी उनका सिंपल मतलब था कि उन्होंने जो एंटीडोट बनाया है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ शुरुआत में ही उन लाइफ फॉर्म के असर को रोकता है। अब इन चीजों की वजह से वो चारों तरफ से फंस चुके थे। अब थोड़ी देर बाद पायलट ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाकर चेक करेगा कि उसके साथी कहां पर हैं और वो दूसरा वाला रोवर किस डायरेक्शन में मौजूद है। पायलट अब सीक्रेटली विंसेंट से बात कर रहा था और उसे बता रहा था कि तुम जिस साथी को लेकर आए हो वो इन्फेक्टेड है और इस तरीके से पायलट एक इन्फेक्टेड मेंबर के साथ आगे की जर्नी नहीं कर सकता। पायलट ने तो विंसेंट को एक और बार चेतावनी दी कि मैं तुम्हारे साथ तभी आऊंगा जब तुम अपने साथी को दूसरी तरफ छोड़ोगे। विंसेंट ने ये करने से साफ साफ मना कर दिया। तो अब इसीलिए पायलट उस दूसरे रोवर की तरफ अकेले ही भागने लगता है ताकि वो उसका यूज करके स्पेसशिप के पास पहुंच सके। विंसेंट को जब ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो अपनी उस साथी के साथ रोवर के अंदर जाने लगा। अब यहाँ विंसेंट के साथी को भी पता होता है कि वो इन्फेक्टेड है, इसीलिए जब सुबह हो गई थी तो विंसेंट नोटिस करता है कि उसकी साथी रोवर में ही नहीं है। दरअसल वो विंसेंट को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, तो वो अपना सूट पहनकर यहाँ से कहीं दूर निकल गई होती है। इसीलिए वो अपने साथी के पैरों का निशान का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाने लगा। थोड़ी देर के अंदर वो वहाँ पहुंच भी जाता है। विंसेंट तुरंत ही अपना सूट पहनकर उसे बचाने के लिए आगे जैसे ही बढ़ा तो उसकी साथी ने अपना हेलमेट निकाल दिया, क्योंकि वो इस तरीके से जिंदा नहीं रहना चाहती। विंसेंट ने बहुत कोशिश की पर आखिरकार तड़पते तड़पते हुए उसकी फ्रेंड मर जाती है। पर वो जिस तरीके से इन्फेक्टेड थी, अगले ही मोमेंट में सारे लाइफ फॉर्म्स ने उसके बॉडी पर काम करना स्टार्ट किया और उसे जिंदा कर दिया। वो बहुत बुरी तरीके से विंसेंट पर हमला करने की कोशिश करने लगी। विंसेंट जानता था, इसीलिए अब उसने उसी हेलमेट का यूज करके अपने फ्रेंड को जान से मार दिया। इतनी क्रिटिकल चीजें उसे अपने साथियों के साथ करनी पड़ रही थी, इसीलिए विंसेंट काफी गिल्टी फील कर रहा होता है। अब हमें स्पेस स्टेशन में दिखाया गया कि एक रेस्क्यू स्पेसशिप बाकी बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को मार्स से रेस्क्यू करने के लिए आ रही है। सभी को वो कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए थे कि कहाँ ये स्पेसशिप लैंड होगी और सभी को वहीं पर जमा होना है। विंसेंट ने तो उस रेस्क्यू शिप को दूर से देख लिया होता है, इसीलिए वो उसके पास भागने लगा, लेकिन
लेकिन विंसेंट ने नोटिस किया कि कई सारे उसके इन्फेक्टेड साथी रेस्क्यू शिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू शिप वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये बाकी सारे इन्फेक्टेड हैं। पायलट भी अपनी रोवर को लेकर लगातार उसी तरफ बढ़ता जा रहा था। विंसेंट ट्रांसमीटर की मदद से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाता। रेस्क्यू टीम वाले अपनी शिप लैंड करते हैं और सभी के लिए दरवाजा ओपन कर देते हैं। थोड़ी देर के अंदर वो सारे इन्फेक्टेड लोग रेस्क्यू टीम के ऊपर हमला करने लगे और उन्हें बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। थोड़ी देर में जब विंसेंट उस रेस्क्यू शिप में पहुंच रहा था तो उसने अपने सारे मेंबर्स को मरा हुआ देखा। मार्को जो इस वायरस से सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ था, उसकी तो सिर्फ हड्डियां ही दिख रही होती हैं। विंसेंट अब धीरे धीरे जब स्पेसशिप के अंदर गया तो वहाँ पायलट भी मौजूद था जो कि इन्फेक्टेड हो चुका होता है। विंसेंट ने तो साफ कहा कि वो तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। विंसेंट ने पायलट से साफ कह दिया कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो और हम जरा भी नहीं रिस्क ले सकते कि पृथ्वी पर इस तरीके का वायरस फैले। लेकिन पायलट शायद इसके लिए राजी नहीं था। वो सोचता है कि हम पृथ्वी पर जाकर इसका एंटीडोट बनाएंगे। और अब होना क्या था, दोनों की थिंकिंग मैच ना होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। पायलट ने तो विंसेंट को मारकर बेहोश कर दिया था और अब डायरेक्टली जाकर वो स्पेसशिप को स्टार्ट करने लगा। लेकिन सही समय पर विंसेंट होश में आ जाता है और पायलट को पकड़कर अपने हेलमेट से मारने लगता है। पायलट इतना घायल हो गया और अब दरवाजा खोलने पर वो उसे नीचे फेंक देता है। विंसेंट की भी हालत खराब हो रही थी क्योंकि अब ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। इसीलिए विंसेंट उस पूरे शिप को अपने कंट्रोल में करता है और अपने स्पेस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। अब विंसेंट सिर्फ अकेला ही मौजूद था और वो स्पेस स्टेशन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। विंसेंट ने सब कह दिया कि किस तरीके से उन्हें एक लाइफ फॉर्म मिला था और उसके इफेक्ट की वजह से सारे एस्ट्रोनॉट साथी मारे गए क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। और यही रीजन था कि विंसेंट रेस्क्यू टीम द्वारा दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करता और किसी दूसरे डायरेक्शन में निकल जाता है। उसके पास कुछ ही महीनों के लिए खाने पीने के सामान मौजूद है और ऑक्सीजन भी जल्दी खत्म हो जाएगी, यानी विंसेंट का मरना वहां पर निश्चित था। उसने अपना अंत एक्सेप्ट किया और इसी तरीके से हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।